हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की ये जो क्लास है, आज के इस सेशन में हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। आपको हमने पिछली कुछ क्लासेस में होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो आज उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और उसके अलावा जो आपका हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम पे वांट ऑफ गुणांक, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आज के क्लास में करने वाले हैं। और इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीटली 100% कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उस टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो, सारे फॉर्मूले की एक अलग सीट बना लो, एक शॉर्ट नोट्स टाइप बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स टाइप में क्या करना है, वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स नोट कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लासरूम में जो क्वेश्चंस कराए गए उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और उसके अलावा भी आपके जो भी रिसोर्सेस हैं, जैसे हमने आपको बताया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर कर डालिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, है ना। उसके अलावा मॉड्यूल जिन बच्चों के पास है वो मॉड्यूल को सॉल्व करें। तो इतना आप कर लेंगे तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर हो जाएगी। और जब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी तो आपके लिए सारी चीजें ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी और आपका चैप्टर एकदम कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। और जब आपका पहला चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपको पहले चैप्टर में कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं, हम चीजों को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो पहले चैप्टर में जब ये चीजें हो जाएंगी तो फिर आपके लिए बहुत ही क्या होगा, फायदा रहेगा आगे, ठीक है। क्योंकि जब शुरुआत से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर तैयारी करने में और मजा आता है। तो इसलिए अभी आप क्या करिए, शुरुआत में जितनी मेहनत कर सके फर्स्ट चैप्टर के साथ कर लीजिए, ताकि ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए, आपको इसके सारे क्वेश्चन बनने लगे तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाए। फिर आगे की चीजें तो ऑटोमेटिक क्या होंगी, सही होने ही लगेंगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे उन होमवर्क के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको हमने ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, परासरण दाब से संबंधित। कह रहा था कि यदि 20 ग्राम विलेय को 500 मिलीलीटर जल में घोला जाता है तब विलयन का परासरण दाब 15 डिग्री सेल्सियस पे 600 mmHg पाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि विलेय का अणुभार क्या होगा। तो देखो, जिन बच्चों को क्वेश्चन करने में अभी भी समस्या आ रही है उन बच्चों के लिए फिर से हम एक बात बोल रहे हैं, बेटा क्वेश्चन करते समय सबसे जरूरी चीज क्या है। क्वेश्चन करते समय सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। दूसरी समस्या, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें यही नहीं पता चल रहा कि फॉर्मूला ही कौन सा लगाना है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो इस समस्या का समाधान सिंपल सा है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में खुद ही पूछता है आपसे कि आपको निकालना क्या है, आपको दिया क्या गया है। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, कैसे हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले तो आप जरूरी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। कह रहा 20 ग्राम विलेय है, तो बेटा विलेय का जो भार होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, विलेय के भार को हम लोग लिखते हैं स्मॉल w से। तो विलेय कितना दे दिया, 20 ग्राम, फिर को 500 मिलीलीटर विलयन में, तो आयतन कितना हो गया 500 ml। घोला जाता है तब विलयन का परासरण दाब इतना डिग्री पर, तो ताप दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदल देंगे क्या हो जाएगा 288, है ना, केल्विन। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है जब इतना होता है तो परासरण दाब इतना पाया गया, तो पाई कितना है 600 mmHg। अब देखो यहां पे मात्रक को भी परिवर्तित करना जरूरी होता है। मात्रक कैसे परिवर्तित करेंगे, आपको पता है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg, है ना। तो भाई 1 mmHg में कितना हो जाएगा, 1 mmHg बराबर हो जाएगा 1/760 ATM। तो यहां पे ध्यान देना, करना क्या है, ये आपको पाई डिवाइड कर देना, पाई बराबर 600/760 और ये mm ऑफ Hg किस में बदल जाएगा ATM में। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो फोर्स कर दीजिए 15/19, ये इतना ATM आपका पाई आ गया बस। और आपको पता है कि जो आपका विलयन स्थिरांक होता है जिसको R या S से लिखते हैं, वो इतने लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल ये होता है। तब आपको सिंपल सा क्या देखना है बेटा, सिंपल सा ध्यान ये देना है कि यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो परासरण दाब दे दिया है,
अब जब परासरण दाब दिया है तो सिंपल सी कहानी, परासरण दाब का ही फॉर्मूला लगाना है। तो परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर एस इंटू डब्ल्यू इंटू टी इंटू 1000 अपॉन एम इंटू वी। अब आपसे अणुभार पूछ रहा है, मतलब एम का मान ही पूछा है, स्मॉल एम का मान पूछा है, तो यहां पे रख दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई है 15/19, एस कितना 0.0821, डब्ल्यू कितना, डब्ल्यू आपका है 20, टी कितना 288 गुणे 1000 बटे एम पता करना है, और ये कितना है 500। ये तो सीधा सीधा 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0821, और ये 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 40 इंटू 288 डिवाइडेड बाई 15 नीचे आ जाएगा, और इंटू 19, 5 से कट कर दीजिए 3 टाइम्स ये जाएगा, और 5 से कट करेंगे तो 8 टाइम्स ये जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, और एक बचेगा 6 टाइम जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास ओवरऑल बचा क्या है 0.0821 इंटू 8 इंटू 96 इंटू 19। एक और काम भी कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये 1/12 के बराबर होती है, और 12 से अगर 96 को काटेंगे तो 12 8 96 होता है, तो ये भी लगभग इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी ये वैल्यू लगभग 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अगर आप 96 का इसमें गुणा करेंगे तो लगभग 8 आएगी, तो 8 गुणे 8 गुणे 19, तो ये लगभग 64 गुणे 19 ऐसा कुछ है ना। अब इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लगभग में आपकी जो वैल्यू आएगी वो देख लीजिएगा, इसी को आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वो आप देख लीजिएगा इसमें से, ठीक है। तो बस इतना सा करना था, इतनी सी कहानी थी इसकी, और इसमें कुछ करना नहीं था, ठीक। इसको अब आप आगे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 1200 करीब आएगा, ठीक है। देख लो ये लगभग 20 है, लगभग 20 मान लो, है ना, लगभग 20, और 6 दूनी 12, तो लगभग 1200 आएगा, लगभग 1200 आएगा, ठीक है। गुणा करके देख लेना, बी ऑप्शन इसका आ जाएगा बस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिन बच्चों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है भाई साहब, सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन जो दी गई वो नोट कर लीजिए, और उसके आधार पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, उसी आधार पे आप कर लेंगे बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। तो ये तो बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन कि विलयन के परासरण दाब का शीघ्र और सही मापन किस विधि से किया जाता है। देखो ये सारी विधियां जो लिखी हैं, ये सारी विधियां ही परासरण दाब के मापन की विधियां हैं, ये सारी की सारी विधियां परासरण दाब के मापन की विधियां हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक सटीक और सही मापन कौन करता है, बर्कले हार्टले मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शीघ्र और सही मापन किससे होता है, बर्कले हार्टले मेथड से होता है। बाकी ये सारे मेथड्स तो हैं, लेकिन इनसे सही और जल्दी मापन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सारे के सारे मेथड ही परासरण दाब के हैं, लेकिन सही और सटीक मापन किससे होता है, बर्कले हार्टले मेथड से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपका जो है कह रहा है 17 ग्राम इतने का 1000 ग्राम जल में जल के विलयन का हिमांक होगा, हिमांक पूछ रहा है बेटा। तो हिमांक के लिए क्या, अब देखो हिमांक पूछा है तो हिमांक का अनुमान वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या क्या दिया है आपको, स्मॉल डब्ल्यू दिया कितना 17 ग्राम, C2H5OH होगा, ये C2H5OH है, तो C2H5OH का जब आप अणुभार निकालिएगा तो C2H5OH का अणुभार कितना आएगा, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 46 आएगा। तो हम m डैश से दर्शा दें यहाँ अणुभार को, m डैश कितना है 46 है। और जल, तो जल का मतलब विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम है। विलयन का हिमांक पूछा है, KF आपको दिया गया है 1.86। तो बेटा क्या करिए, आप लगाइए हिमांक और नमन का फॉर्मूला, और जैसे ही आप हिमांक और नमन का फॉर्मूला लगाइएगा तो यहां पे देखिए डेल्टा TF कैलकुलेट करना है। 1.86 इंटू डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू है 17 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, m डैश कितना है 46 इंटू 1000। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया कंप्लीटली, है ना। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसको कट करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, तो क्या कर दीजिए 17 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू ऊपर वाली लगभग 2 के करीब है, तो 31 समथिंग आएगी। हम लोग कर लेते हैं एग्जैक्ट, है ना, क्योंकि वो कितनी है, वो जो आपकी वैल्यू है
1.86 है, लगभग 1.86 इंटू 46 डिवाइडेड बाई, सॉरी 1.86 इंटू 17 डिवाइडेड, हाँ 31 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा 0.69, 0.69। अब ये डेल्टा टीएफ आ गया, और आपको पता है डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर होता है टी नॉट माइनस टीएस। आपको कैलकुलेट करना है टीएस, तो टीएस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। क्या करना पड़ेगा, टी नॉट माइनस डेल्टा टीएफ, टी नॉट माइनस डेल्टा टीएफ। अब टी नॉट मतलब जल का हिमांक, तो जल का हिमांक 0 होता है, और डेल्टा टीएफ कितना है 0.69, तो माइनस 0.69 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बस ये करना था, बोलो ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वो है जो होमवर्क में हम लोगों ने देखे थे। इसके बाद शायद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था क्या, एक क्वेश्चन ये है, कह रहा विलेय मिलाने के पश्चात विलयन का हिमांक कितने तक घट जाता है, तो डेल्टा टीबी की गणना करो। ठीक है बेटा, तो कह रहा विलेय मिलाने के पश्चात विलयन का हिमांक, तो विलयन का जो हिमांक है वो कितना हो जा रहा है, विलयन का हिमांक माइनस 0.186 हो जा रहा है। तो बेटा बताओ डेल्टा टीएफ कितना होगा, डेल्टा टीएफ होता है टी नॉट माइनस टीएस, तो जलीय विलयन है ना। तो आप अगर बात करें जल की, तो जल का हिमांक 0, और क्वेश्चन में दिया गया जो है वो कितना है 0.0186, तो कितना हो जाएगा 0.186, ये डेल्टा टीएफ आ गया। और के भी आपको गिवन है 0.521, के एफ आपको गिवन था 1.86, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया कौन सा, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, के बी अपॉन के एफ। तो यहां पे क्या हो गया, डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा के बी अपॉन के एफ इंटू डेल्टा टीएफ। के बी है 0.521, के एफ है 1.86, और ये आपका कितना है, ये आपका है 0.186, इससे कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, इससे कैंसिल करेंगे तो एक जीरो और आ जाएगा डेसिमल में, तो ये आपका आ जाएगा 0.051। बस शायद ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था क्या नेक्स्ट क्लास में, हमें इतना याद नहीं है, लेकिन जिस खाली स्लाइड में होमवर्क लिखा था वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, तो शायद इसको सॉल्व किया था, नहीं किया था तो कोई बात नहीं, देख लेना है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट है ये, कह रहा है जल के लिए केएफ का मान इतना है, यदि आपके ऑटोमोबाइल रेडिएटर में इतने किलोग्राम पानी हो तो विलयन के हिमांक को इतना तक निम्न करने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल के कितने ग्राम आपको मिलाने होंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल के कितने ग्राम आपको मिलाने होंगे, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो सिंपल सा देखो, सबसे पहले जल के लिए केएफ का मान दिया है, केएफ का मान कितना दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कह रहा आपके ऑटोमोबाइल रेडिएटर में इतने किलोग्राम पानी है, मतलब विलायक दिया है 1 किलोग्राम, तो विलयन के हिमांक को इतने करने के लिए विलयन का हिमांक टीएस कितना -2.8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा टीएफ कितना आएगा, डेल्टा टीएफ आएगा टी नॉट माइनस टीएस, तो टी नॉट कितना 0 और ये कितना -2.8 विच इज इक्वल टू 2.8 डिग्री सेल्सियस। और एथिलीन ग्लाइकॉल, तो बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला आप जानते ही हो, OH OH है ना। तो यहां पे अगर आप देखें वहां पे फॉर्मूला गलत लिखा है, ये C2H3 नहीं C2H6 है, C2H6O2 ये। तो इसका आप अणुभार निकाल लीजिए, 12 दूनी 24, 6 हाइड्रोजन का 6 और ऑक्सीजन 16 दूनी 32, तो आ जाएगा 62। तो इसका अणुभार कितना आ गया बेटा, इसका अणुभार आ गया 62। आपसे स्मॉल w पूछा है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, डेल्टा टीएफ के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू किलोग्राम में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी नहीं। तो डेल्टा टीएफ है 2.8, ये है 1.86, ये पता करना है, ये है 62 और ये आपका 1।
तो स्मॉल w कितना हो जाएगा, स्मॉल w इक्वल टू 2.8 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 1.86। तो अगर आप इसको देखिएगा तो 1.86 और इसको क्या लिख सकते हैं 28 इंटू 62 अपॉन 18.6। देखो एक डेसिमल से एक डेसिमल हट गया। और क्या कर सकते हैं, और सर ये कर सकते हैं, अगर यहां से डेसिमल हटा के जीरो बढ़ा दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा 6, ऊपर एक जीरो भी बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 186। अब इससे देखेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 3 बार में कट जाएगा तो कितना आ गया 280/3, और 280/3 को डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा 93। कितना आएगा 93 आ जाएगा। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 93 आ गया, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस यही करना था। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ये क्वेश्चन तो हमने शायद आपको क्लास में बता ही दिया था कि ध्रुवीय क्षेत्रों के पास वाले देशों में सड़कों पर CaCl2 छिड़का जाता है। क्यों? CaCl2 एक अवाष्पशील विलेय है, और ये अवाष्पशील विलेय क्या करेगा, ये अवाष्पशील विलेय जो है आपका जो भी विलायक होते हैं उनके हिमांक को कम कर देता है। तो हिमांक को कम कर देगा तो इसका उपयोग किया जाता है हिमपात को कम करने के लिए। जब हिमांक कम हो जाएगा तो जो बर्फ जमी होती है वो पिघल जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी तो रास्ते क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में हम लोग हिमपात को कम करने के लिए क्या करते हैं, आपका CaCl2 छिड़कते हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है यदि तनु विलयन की मोललता दुगनी कर दी जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक का मान क्या होगा। नीट 2017 का क्वेश्चन है। एक बात बताओ, क्या जो मोलल अवनमन स्थिरांक है उसको सांद्रता से कोई फर्क पड़ता है क्या? मोलल अवनमन स्थिरांक को सांद्रता से कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं भाई साहब, सांद्रता से इसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सांद्रता से इसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। KF जो है, KF क्या है, चाहे KF की बात कर, हाँ KF की बात करो तो मोलल अवनमन स्थिरांक है। अवनमन स्थिरांक ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? विलायक की प्रकृति पर। जल होगा तो उसके लिए अलग होगा, बेंजीन होगा तो उसके लिए अलग होगा, मतलब अलग अलग विलायकों के लिए अलग अलग होता है। ठीक, तो ये कहानी है कि अपरिवर्तित रहेगा, ये सी वाला ऑप्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी शायद हम क्लास में बता दिए थे क्या, शायद कुछ ऐसा लग रहा है, बाकी अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेते हैं। कह रहा है 1 लीटर जल में 12 ग्राम यूरिया को घोलने पर 1 विलयन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 1 लीटर जल में 12 ग्राम यूरिया को घोलने पर 1 विलयन प्राप्त हुआ, और उसी ताप पर 1 लीटर में 68.4 ग्राम शक्कर घोलने पर एक और विलयन प्राप्त हुआ। तो प्रथम विलयन में वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा। कह रहा पहले विलयन में वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, दूसरे विलयन के समान, या दूसरे विलयन का 1/5 भाग, या दूसरे विलयन का दुगना, या दूसरे विलयन का 5 गुना, ये कह रहा है। तो आपको पता है वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है विलेय के मोल प्रभाज के। तो पहले विलयन में मोल प्रभाज, दूसरे विलयन में मोल प्रभाज निकाल लो, आओ देख लेते हैं। तो पहला विलयन जो है उसमें 12 ग्राम यूरिया है, तो उसका अणुभार कितना है 60, तो उसका मोल कितना हो जाएगा, स्मॉल n आ जाएगा 12/60 1/5, और को घोलने पर 1 विलयन प्राप्त हुआ। 1 लीटर जल है तो जल का जो भार होता है वही उसका आयतन भी होता है, तो 1 लीटर जल का भार भी 1 किलोग्राम ही होगा। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व होता है 1 किलोग्राम, मतलब 1 ग्राम पर ml होता है। जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व क्या होता है, जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml। तो जो जल का द्रव्यमान है वही जल का आयतन है, मतलब 1 लीटर जल का आयतन मतलब 1 किलोग्राम भार। तो कैपिटल W कितना है, कैपिटल W है 1000 ग्राम, और कैपिटल M इसका तो 18 होता ही है। तो आप यहां से देख लो भाई साहब क्या हो जाएगा, W/M की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1000/18, मतलब आप कैपिटल N कह सकते हो ना इसको, कैपिटल N ये हो गया। तो यहां से अगर आप डेल्टा P अपॉन P0 निकालिए तो क्या हो जाएगा 1/5/1000/18, यही आएगा। चलो दूसरे वाले में भी देख लेते हैं। दूसरा विलयन जो होगा, दूसरे विलयन में क्या है,
आपको स्मॉल w दिया है 68.4 और m है 342, तो n कितना हो जाएगा 68.4 बटे 342। अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। देखो भाई इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2/10, यही तो लिख सकते हैं ना। इसको दशमलव हटाओगे नीचे 0 बढ़ जाएगा और 342 से 2 बार जाएगा, कितना 684, 2/10, ये भी लगभग 1/5 ही आएगा। तो यहां से भी अगर आप देखें, और कैपिटल W यहां भी 1000 ग्राम है और कैपिटल M यहां भी कितना है, यहां भी आपका 18 ही है, तो कैपिटल N भी कितना आ जाएगा 1000/18। तो सेम चीज डेल्टा P अपॉन डेल्टा P नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, P नॉट की वैल्यू सेम आ जाएगी 1/5/1000/18। तो देखो दोनों का मोल प्रभाव की अगर कहानी देखा जाए तो सेम ही आ रहा है, 1/5/18, 1/5/18। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो पहला दूसरे को समान आ जाएगा, दोनों एक समान है ना, दोनों क्या एक समान है, तो दूसरे विलयन के समान, ये दोनों का वाष्प दाब का अनुमान एक समान है, दोनों का वाष्प दाब का अनुमान क्या बेटा एक समान है, दोनों के वाष्प दाब का अनुमान क्या है एक समान है, ठीक है, दोनों के वाष्प दाब का अनुमान एक समान है। चलिए तो ये इसमें कहानी थी, दूसरे विलयन के समान ही है, दोनों का डेल्टा P अपॉन P नॉट निकाला सेम आ रहा, तो दोनों का वाष्प दाब का जो अनुमान है वो भी क्या होगा समान होगा। चलो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक विलयन में 90 ग्राम जल में 30 ग्राम अवाष्पशील विलेय उपस्थित है, ठीक है, और जिसका वाष्प दाब इतने डिग्री पर इतना है, उसके बाद इस विलयन में 18 ग्राम जल और मिला दिया गया, तो परिणामी विलयन का जो वाष्प दाब हो गया वो इतना हो गया, तो विलेय का अणुभार आपको बताना है, ठीक है। तो एक विलयन में 90 ग्राम जल में, तो कैपिटल W कितना है 90 ग्राम और अवाष्पशील विलेय कितना था 30 ग्राम है, इसका अणुभार हमें नहीं पता, और इसका जल का अणुभार तो हमें पता है 18, ठीक है, जिसका वाष्प दाब इतना है। तो उस विलयन के लिए अगर हम बात करें तो कह रहा है जिसका वाष्प दाब, उसके बाद विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया गया, तो पहले जो PS है वो है 21.85 mm, इसको PS1 मान लो, और दूसरा जो विलयन था तो यहां से अगर वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू W इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W, यही फॉर्मूला होता है। तो ये अगर आप अप्लाई कर दीजिएगा तो P नॉट आपको पता ही नहीं है ना, आपको विलेय का अणुभार निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं यहां से सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये आपको पता है, तो P नॉट माइनस 21.85 अपॉन 21.85 इज इक्वल टू स्मॉल w कितना है, स्मॉल w आपका 30 है, इंटू कैपिटल M 18 है, अपॉन ये आपको पता करना है, और ये आपका 90 है, ठीक है। तो इससे आप देखेंगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, इससे देखेंगे 6 टाइम चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P नॉट माइनस 21.85 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 21.85 इंटू 6, और m का इधर मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, अपॉन m ये आपका है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर दीजिए, सिंपल सी कहानी, दूसरा वाला विलयन क्या कह रहा है फिर से अगर हम इसी में 18 ग्राम और मिला दें तो इस बार विलायक कितना हो गया 108 हो गया, और आपका जो कैपिटल M है वो 18 ही रहेगा, स्मॉल w सेम रहेगा, स्मॉल w क्या है सेम है 30 ही रहेगा, ठीक है। और आपका जो है इस बार PS कितना हो गया, इस बार PS हो गया है 22.15, ये हो गया। फिर से लगा दो, P नॉट माइनस 22.15 डिवाइडेड बाई 22.15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सा देखोगे तो स्मॉल w 30 ही है, ये 18 ही है, ये आपका 108 हो चुका है, और ये आपको पता करना है। तो फिर से अगर इसको कट करो, ये 6 बार जाएगा, इससे कट करोगे तो ये 5 बार जाएगा, तो इस बार क्या आ गया P नॉट माइनस 22.15 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 21.15 अपॉन m। अब दो इक्वेशन बना लिए आपने, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके आप निकाल लो किसका मान, m का मान। ये दो इक्वेशन आपके आ गए, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके आप क्या निकाल लोगे, m का मान निकाल लोगे, बस यही करना था।
तो सिंपल सी कहानी थी, आपको क्या करना है, दो इन्फॉर्मेशन दी, दो इन्फॉर्मेशन से आप दो इक्वेशन बनाए। अब तो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ना, चाहे 1 से 2 को माइनस कर दो तो पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, एम की वैल्यू बचेगी। ठीक, तो यहां से तो आप निकाल ही लेंगे इसको, तो इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इक्वेट करके, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं। ठीक, चलो तो इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन, अब बची है कैलकुलेशन, आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो क्लास में करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन भी शायद करवाए हैं क्लास में, लेकिन एक बार हाँ इसमें 250 550 शायद आया था। इस क्वेश्चन को भी शायद करवाए हैं, एक बार देख लेते हैं। 300 केल्विन पर 1:1 के मोलर अनुपात में मिलाने पर वाष्प दाब इतना तथा समान ताप पर 1:2 के मोलर अनुपात मिलाने पर वाष्प दाब इतना था। तो पहला कह रहा है कि जब ए का 1 मोल और बी का 1 मोल था, तो भाई साहब आपका काई ए कितना हो जाएगा 1/2, काई बी भी कितना हो जाएगा 1/2, है ना। तो वाष्प दाब 400 था। तो फॉर्मूला क्या है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, यही फॉर्मूला था। तो पी एस 400 है और ये कितना है पी नॉट ए, और ये 1/2 पी नॉट बी, ये भी कितना 1/2, तो उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 800 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। फिर कह रहा है उसी ताप पर हम 1:2 के मोलर अनुपात में मिला रहे हैं, मतलब इस बार Na 1 है और Nb कितना है 2 है, तो बेटा काई ए कितना हो जाएगा 1/3 और काई बी कितना हो जाएगा 2/3, यही हो जाएगा। तो इस बार पीएस कितना हो जा रहा है, वाष्प दाब 350 mm हो जा रहा है, तो ये 350 हो जा रहा। तो पी नॉट ए अपॉन 3 प्लस 2 पी नॉट बी अपॉन 3, ये हो जाएगा। 3 का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 3 9 5 3 15, तो 1050 बराबर पी नॉट ए प्लस 2 पी नॉट बी, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो जैसे ही माइनस करोगे, देखो माइनस कर दें यहीं पे, 800 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, माइनस 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 खत्म, ये आ गया 250 बराबर पी नॉट बी। तो एक आ गया 250, तो दूसरा कितना आ जाएगा 550, ये 250 है तो ये कितना आ जाएगा 550, है ना। तो ए है 550 और बी है 250, ए है 550 और बी कितना है 250, ये आपका आंसर होगा। ए है 550 और बी कितना है 250, डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा बस। तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोगों ने एक दो और किए हुए हैं ना, इक्वेशंस बनाकर करने वाले, तो ये आपने कर लिया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं चलो, ये क्वेश्चन है, कह रहा मेथेनॉल तथा एथेनॉल को मिलाने पर आदर्श विलयन प्राप्त किया गया। यदि मेथेनॉल और एथेनॉल के आंशिक वाष्प दाब इतने हैं तो वाष्प के संगठन को मोल प्रवाह के पदों में, वाष्प का संगठन, ए को मान लो एथेनॉल, मेथेनॉल कुछ भी मान लो, ए हमारा मेथेनॉल है और बी मान लो एथेनॉल है। ठीक है, तो भाई साहब आपका ए का जो है आंशिक वाष्प दाब दिया है कितना, मेथेनॉल का 2.619 किलो पास्कल, और बी का आंशिक वाष्प दाब दिया है 4.556 किलो पास्कल। तो अगर आदर्श विलयन बना रहा है तो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, मतलब पीएस बराबर होगा पीए प्लस पीबी। तो पीए कितना 2.619 और पीबी कितना 4.556। तो यहाँ पे 9 6 15 की 5 हासिल 1, कितना 5 1 6 1 7 और 5 6 11 और 2 4 6 1 7, ये आ गया आपका किलो पास्कल। ये आपका विलयन आ गया, ये क्या आ गया आपका विलयन आ गया। ठीक है, अब जब ये विलयन आ गया तो आप एक बात बताओ, आपका वाष्प प्रावस्था में संगठन का फॉर्मूला आपको बताया था ना हमने, वाष्प प्रावस्था में संगठन। तो वाष्प प्रावस्था में संगठन का फॉर्मूला ये था कि अगर YA बराबर होगा PA बटे PS और YB बराबर होगा 1 माइनस YA कर देना। ये तो पहले इसको देखें, PA कितना था, PA था 2.619 और PS कितना आया 7.175। अगर इसको देखो तो ये लगभग 7 है और ये लगभग 2.5 है ना। तो अगर आप इसको काटेंगे तो 7 3 21, 5 बचेगा, 7 7
49, तो लगभग ये 0.365 वाला आएगा, और फिर उसको माइनस करोगे तो ये 1 में से 0.635 ये आना चाहिए। एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ यंत्र भी, है ना, बाकी बुद्धि यंत्र से तो कैलकुलेट हो ही चुका है। 2.619 डिवाइडेड बाई 7.175, वही 0.365 है ना, अप्रोक्सीमेशन लगाकर देख लेते तो हम लोग कहा जाता है। तो 0.365 है, और ये 1 में से माइनस कर दोगे तो दूसरा वाला आ जाएगा 0.635। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन है इसका करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका सीबीएसई पीएमटी मेंस, वही आपका नीट का जो पहले नाम सीपीएमटी था, आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपल से देखेंगे तो इसमें कुछ था नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्लोरोफॉर्म तथा डाइक्लोरोमीथेन के वाष्प दाब क्रमशः इतने और इतने हैं। ठीक है, तो आप एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। हम क्लोरोफॉर्म को ए मान ले रहे हैं और हम डाइक्लोरोमीथेन को बी मान ले रहे हैं। तो इसके लिए सारी कहानी लिख लो। कह रहा पी नॉट ए जो है वो कितना है? 200 mm Hg है, और पी नॉट बी जो है वो कितना है? 41.5 mm Hg है। 25.5 ग्राम CHCl3 है, मतलब WA आपका 25.5 ग्राम है, और ये WB इसका द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम है। को मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? ये PS पूछा है। CHCl3 का अणुभार Ma, इसका अणुभार दिया है 119.5, और इसका अणुभार दिया है कितना? 85। तो पहले मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स क्या हो जाएंगे? मोल्स हो जाएंगे 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5, और इसका मोल क्या हो जाएगा? इसका मोल हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 85, 20/17 है ना, सॉरी 20 करें, 8/17, 2 से काटो तो 5 से काट रहे हैं ना, 8/17 ये। अब इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा, है ना, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पर क्या हो जाएगा? 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5 विच इज 0.213। ये कितना आएगा? 0.213। और इसको अगर काटते हैं तो ये 0.4 समथिंग आएगा, है ना। कितना आएगा? 0.4 समथिंग, 8/17, 0.47, 0। तो भाई साहब Na आ गया, तो काइए क्या हो जाएगा? काइए हो जाएगा इसके मोल अपॉन टोटल इन दोनों का, मतलब 213 प्लस कितना? 0.470। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा? 213 डिवाइडेड बाई 386। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं 0.213 डिवाइडेड बाई 0.683, तो ये आ जाएगा 0.312। और अगर ये 0.312 आए तो बताओ काई भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस काई, मतलब 1 माइनस 0.312 विच इज 0.688, ये आ जाएगा। अब आपका बस पीएस कैलकुलेट करना था। पीएस क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए कितना है? पी नॉट ए आपका है 200, और ये कितना है? ये आपका है 0.312। पी नॉट बी आपका कितना है? 41.5, और ये कितना है? 0.688। फिर से इसको अगेन हम कैलकुलेट करें अगर, तो इसको 2 से कर दो तो क्या हो जाएगा? 426, तो यह आ जाएगा 62.4 प्लस इसको अगर हम विद द हेल्प ऑफ यंत्र कर दें तो हमारा यंत्र जो है वो बहुत तेज काम करना चाहिए, और ये आ जाएगा 28.55। कितना आएगा? 28.55। और इसमें अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये तो हमें पता ही है, ऐड कर देना कितना? 62.4, तो 90.92, ये 90.9 समथिंग आ रहा है बस। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बस इसमें फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूले में वैल्यू रखकर कैलकुलेट करना था, बस आपको ये चेक कर रहा था
कि भाई आप इसका कैलकुलेशन और इसका फॉर्मूला अप्रोच कर पाएंगे कि नहीं। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था और इसमें कोई कहानी नहीं है ज्यादा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक विलयन में पेंटेन और हेक्सेन का मोल अनुपात इतना है, शुद्ध हाइड्रोकार्बन का वाष्प दाब पेंटेन के लिए इतना तथा हेक्सेन के लिए इतना है, तो वाष्प अवस्था में पेंटेन का मोल प्रभाव। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जाए, देखो पेंटेन को ए मान लो, हेक्सेन को बी मान लो, तो मोल्स ऑफ ए 1 है तो मोल्स ऑफ बी कितने हैं 4 हैं, तो काई ए कितना हो जाएगा 1/5 और काई बी कितना हो जाएगा 4/5। मतलब हम टोटल मोल्स मान लेते हैं तो 1 + 4 = 5। तो ए का मोल प्रभाव 1/5, बी का मोल प्रभाव 4/5 और ए का जो वाष्प दाब है 440 और शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब जो है वो 120। इस 440 और 120, तो यहां पे क्या करना है 440, अब पीएस लगा दो, पीएस = P0A काई ए प्लस P0B काई बी। अब देखो बेटा यहाँ पे P0A कितना है 440 इंटू काई ए कितना है, काई ए आपका 1/5, P0B कितना है 120 और काई बी कितना है 4/5। तो सिंपल से इसको कट कर दो, 88 प्लस इसको कट करेंगे तो 2 बार और 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 8 6 14 4 हासिल 1 9 9 18 184। ये आ गया पीएस, ये क्या आ गया बेटा पीएस आ गया। अब आपसे कह रहा है वाष्प प्रावस्था में मोल पेंटेन का मोल प्रभाव, तो वाष्प प्रावस्था में पेंटेन का मोल प्रभाव क्या हो जाएगा, पेंटेन का मोल प्रभाव क्या हो जाएगा, तो वाष्प प्रावस्था में पेंटेन का मोल प्रभाव हो जाएगा YA बराबर PA/PS। PA कितना, ये PA मतलब यही इन दोनों का गुणनफल ही, तो PA 88 अब बटे PS कितना 184। ठीक है, 44/92, 22/46, 11/23, लगभग 0.5 से थोड़ा सा कम, ये 0.478 आना चाहिए, 0.5 से थोड़ा सा कम 0.478 आना चाहिए, है ना। तो 11/23 ये 0.478 यही ऑप्शन है। ठीक, चलो नोट कर लो इसको भी, इसमें भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए और बी दो तत्व AB2 और AB4 अणुसूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। ठीक है, AB2 के 1 ग्राम को बेंजीन के 20 ग्राम में घोलने पर, ये 1 ग्राम है, ठीक है, ये अनुपात नहीं है, 1 ग्राम 20 ग्राम में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी पाई जाती है। ये शायद ज्यादा हो गया क्या, 2.3 होना चाहिए था। ये क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा स्लाइड में, ये 23 डिग्री बहुत ज्यादा है, इस क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, दो 2.3 है यहाँ पे, ये 23 नहीं 2.3 है। ठीक है, ये कितना बेटा 2.3 होगा यहाँ पे। ठीक, चलो तो क्वेश्चन में ये 2.3 था, नहीं तो अभी पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। कह रहा है ए और बी दो तत्व AB2 और AB4 अणुसूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो AB2 के 1 ग्राम को बेंजीन के 20 ग्राम में घोलने पर
हिमांक में इतने की कमी होती है, जबकि AB4 के 1 ग्राम से हिमांक में इतने की कमी होती है। तो आपको यह बताना है कि भाई साहब 1000 ग्राम बेंजीन के लिए मोलर लवणांश कितना है, तो ए और बी के परमाणु भार ज्ञात करने। चलो देखते हैं। दो कंडीशन है। पहला AB2 के लिए देख लो, AB2 के 1 ग्राम को बेंजीन के कितने ग्राम में, बेंजीन के 20 ग्राम में घोलने पर हिमांक में 2.3 की कमी होती है। और क्या आपको केएफ भी दिया है 5.1। ठीक है, तो यहां से आप एम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन M1 डैश, M1 मान लो, पहले वाले को क्या मान लो, इसका अणुभार को M1 मान लो, M1 डैश इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा टीएफ है 2.3, स्मॉल डब्ल्यू है केएफ है 5.1, ये है आपका 1000 अपॉन M1 डैश इंटू ये कितना है 20, तो कट जाएगा 50। तो M1 डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 5.1 इंटू 50 बाई 2.3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, या भी कर लो। 51 5 से करोगे 5 × 5 5 × 5 25 बाई 23, ये आ जाएगी M1 डैश की वैल्यू। अब बताओ M1 डैश मतलब AB2 मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 2B, मतलब ये किसकी वैल्यू है, M1 डैश का मतलब ये है वैल्यू A प्लस 2B की। ये वैल्यू किसकी है, A प्लस 2B, यही तो है, A का भार प्लस 2B का भार, यही वैल्यू तो दिया है ना यहाँ 2510 अपॉन 23, ये वैल्यू दी है। 23 से कट करना चाहो कट कर लो, 1 टाइम जाएगा, बचेगा 2, तो 21 0 टाइम जाएगा, फिर 210, तो 210 को अगर हम बात करें तो लगभग 9 बार जाएगा, है ना। 223 का 9 कितना होता है, 207 होता है, तो लगभग 9 बार जाएगा। अब लगभग में ही ले लें, 3 आ जाएगा, फिर 0.1 आएगा, फिर 7 आएगा, तो 23 में चलते 69 आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इसका मान लो समीकरण 1। फिर AB4 के लिए देखो, AB4 के लिए देखो बेटा, AB4 के लिए क्या कह रहा है, AB4 के 1 ग्राम से इतने की कमी होती है। मतलब अगर AB4 का 1 ग्राम इसके 20 ग्राम में मिलाए जाए तो कमी जो होगी वो कितनी होगी, 1.3 डिग्री सेल्सियस की होगी। केएफ समान रहेगा, तो भाई साहब फॉर्मूला लगाइए, 1.3 इज इक्वल टू केएफ 5.1 W1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, यहां पे आपका M2 डैश मान लो, M2 डैश इंटू 20 ही रहेगा, ये 50 आ जाएगा। तो यहां पे आपका कहानी बन गई। क्या कहानी बन गई, M2 डैश इधर कर दो, M2 डैश इज इक्वल टू 5.1 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1.3, तो यहां पे आ जाएगा 2510 डिवाइडेड बाई 2550 आना चाहिए था, 10 कैसे आ रहा, 5 1 5 होता है ना, ये आपका कैलकुलेट 5 1 5 2550 आना चाहिए ना, 2550 अपॉन 2.3 मतलब 23। यहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दी थी कैलकुलेशन में, यहाँ भी कितना 5 1 5 5 5 25 मतलब ये आना चाहिए ना, बटे 13 ये आना चाहिए। ये किसकी वैल्यू है, ये आ रही A प्लस 4B की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, A प्लस 4B की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू बेटा, A प्लस 4B की। अब दोनों को माइनस कर लो, कैसे माइनस करोगे, ये समीकरण 2 हो गया, तो 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 करोगे तो A प्लस 4B, A प्लस 2B 2550 अपॉन 23, 2550 अपॉन 13, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 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 ये खत्म हो जाएगा। 2B इज इक्वल टू 2550 अपॉन 23 माइनस, अच्छा ये 13 है, सॉरी, ऊपर वाला 13 नीचे वाला 23, ऊपर वाला 13 नीचे वाला 23, तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 और 2550 अपॉन 23, तो माइनस करेंगे, कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, और ये ऐसा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 23 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 13। तो अब ये जो है आ जाएगा
2550 और ये देखो 2 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10/23 इंटू 13। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो b का अणुभार आ जाएगा और b आ जाएगा तो आपको ये पता चल ही जाएगा। तो निकाल लेते हैं भाई साहब यहाँ से कैलकुलेट करके, कितना आ जाएगा 2550 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 23 डिवाइडेड बाई 13, तो ये आ जाएगा 42.62। ये कितना आ जाएगा, b आ जाएगा समथिंग 42.62 के, ठीक। तो अब इसका वैल्यू देख लो, यहाँ पे कितना था 2550 डिवाइडेड बाई 23, तो ये आया है 110.86। तो अगर ये a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 110.86 माइनस 2b, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू अभी आपने देखी है, ये b की वैल्यू कितना है 42.62, तो 42.62 इंटू 2 करेंगे तो ये 85.24 हो जाएगा। अब 110 में से उसको माइनस कर दो, 110.86 में से 85.24 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 25.62। तो ये A का परमाणु भार आ गया और ये B का परमाणु भार आ गया। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो तो इसमें करना क्या था, ठीक है, इसमें करना क्या था, इसमें आप देखेंगे यहां पे तो सिंपल सा पहले वाले से भी अणुभार निकालना था, दूसरे वाले से भी अणुभार निकालना था। पहले वाले का अणुभार क्या है a+2b है, तो ये समीकरण 1 हो जाता। दूसरे वाले का अणुभार a+4b है, समीकरण 2 हो जाता। दोनों को माइनस करके आपको a और b की वैल्यू मिल जाती। बेसिक इक्वेशन सॉल्व करना था, बस हो गया ये क्वेश्चन का। चलो अब ये देखिए जो आई वाले क्वेश्चन थे, वांट ऑफ गुणांक वाले क्वेश्चन है, वो कैसे होंगे। वांट ऑफ गुणांक और असामान्य अणुभार से संबंधित जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे, वो आपको ध्यान देने हैं। तो कह रहा है एक विलायक का जिसमें इतने ग्राम फिनॉल के इतने ग्राम जल में घुले हुए हैं, हिमांक इतना है, तो पानी में फिनॉल के संगुणन की मात्रा की गणना कीजिए, यह मानकर कि इसके द्विअणु बनते हैं, ठीक है। और मोलर अवनमन स्थिरांक, देखो मोलर अवनमन स्थिरांक दिया है। मोलर अवनमन स्थिरांक मतलब केबी डैश, जो आपने पढ़ा था ना ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक, उसी को मोलर अवनमन स्थिरांक भी बोलते हैं। इसी को ग्राम अणु का अवनमन स्थिरांक भी बोलते हैं, जो केबी डैश था ना। चलो पहले एक एक इंफॉर्मेशन नोट करते हैं और समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है। जहां पे संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए वहां पे करते क्या है हम, तो ध्यान समझो। सबसे पहले एक विलायक का जिसमें इतने ग्राम फिनॉल के, तो बेटा स्मॉल w 0.6678, फिनॉल के इतने ग्राम जल में घुले हुए हैं, मतलब कैपिटल W दिया है 35.5 ग्राम। और फिनॉल का फॉर्मूला ये दिया है, तो इसका अणुभार निकालो 12 × 72, 5 1 6 और ये 16, तो 16 6 यहां पे देखो 72 72 6 78 78 10 88 88 और 6 94। तो ये आपका हो गया इसका अणुभार m, सामान्य अणुभार ही आया। ये आपका सामान्य अणुभार है, कैसा है सामान्य अणुभार है 94। ये आपका सामान्य अणुभार है, ध्यान रखिएगा, विलियन के अंदर नहीं, सामान्य अणुभार है 94। ये कि इतने ग्राम जल में घुले हुए हैं, तो हिमांक में अवनमन इतना है, मतलब हिमांक इतना है, मतलब टीएस अगर माइनस इतना होता है तो आपको पता है डेल्टा टीएफ क्या हो जाता है, प्लस में इतना ही हो जाएगा। डेल्टा टीएफ प्लस में इतना ही हो जाएगा। फिनॉल के संगुणन की मात्रा की गणना करनी है, अल्फा की गणना करनी है, या मानकर कि विलयन में इसके द्विअणु बनते हैं तथा पानी का मोलर अवनमन स्थिरांक इतना है। मोलर अवनमन स्थिरांक बेटा KF डैश 18.6 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ KF कितना हो जाएगा, KF हो जाएगा 1.86 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है ना KF डैश जो होता है वो 10 गुना होता है KF का। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि KF जो होता है वो KF डैश के 10वें भाग के बराबर होता है, मतलब डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा। तो अब सिंपल से यहां से KF डैश अगर इतना है तो ये इसका कितना होगा 10वां भाग, मतलब 1.86 KF होगा। फॉर्मूला लगाओ। अब हमने क्या कहा था, जब भी संगुणन या वियोजन की मात्रा की बात आएगी तो हमेशा किसका गुणा हो जाएगा, आई का गुणा हो जाएगा। हमेशा फॉर्मूले में किसका गुणा हो जाएगा बेटा, आई का गुणा हो जाएगा। जब भी संगुणन की बात आए या जब भी वियोजन की बात आएगी तो हमेशा फॉर्मूले में किसका गुणा हो जाएगा, हमेशा फॉर्मूले में आपका आई का गुणा। तो यहां से आई निकाल लो। आई कैसे निकालेंगे, ये है
0.215, आई हमें नहीं पता, के एफ कितना है 1.86, डब्ल्यू कितना है 0.6678 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम डैश कितना है 94 और कैपिटल डब्ल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू है 35.5। जहां से आई की वैल्यू निकालने के लिए सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.215 इंटू 94 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.6678 इंटू 1000। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, हम आपको यंत्र विधि से करके बता रहे हैं, आप बुद्धि यंत्र का प्रयोग करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.215 इंटू 94 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाई 1.86 है ना, डिवाइडेड बाई 0.6678 डिवाइडेड बाई 1000, ये 0.58 ये आ जाएगा 0.58। आई कितना आ गया बेटा, आई आ गया 0.58। तो आई अगर 0.58 आ गया और आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये द्विअणु बना रहा है, क्या बना रहा, तो द्विअणु के लिए दो अणु मतलब दो अणु जोड़कर एक बन जा रहे हैं, मतलब एन का मान कितना है, एन का मान 2 है, द्विअणु के लिए एन का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो संगुणन की मात्रा निकालनी है, तो संगुणन की मात्रा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, संगुणन की मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। एन का मान 2 है, आई कितना है 0.58 है, -1 डिवाइडेड बाई ये कितना है 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का ये आ जाएगा 0.42 डिवाइडेड बाई -1, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.84। तो अल्फा आपका आ गया 0.84 और 0.84 का मतलब कितना होता है 84%, कितना होता है 84%, यही आंसर आपका बस। तो ये जब वांट ऑफ फैक्टर आ जाए तो करना क्या है, जब भी संगुणन या वियोजन कहते करना क्या है, आपको सिंपल सा आई का मान निकाल लेना है, सिंपल से क्या निकाल लेना है आई का मान। और जैसे ही आपका आई का मान आ गया, ये फॉर्मूले से आई का मान आ गया, तो संगुणन की मात्रा के फॉर्मूले में रख के बस कर लेना है। तो सारी कैलकुलेशन सेम रहती है, बस आई इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है आई एक नया टर्म आ जाता है। जब भी वांट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चंस की बात होती है तो वहां पे आई एक नया टर्म जुड़ जाता है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिर ये वियोजन की मात्रा का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है 100 ग्राम जल में इतने ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट घुले हुए, विलयन का वाष्प दाब इतना है, विलयन का वाष्प दाब इतना है, तो लवण के वियोजन की मात्रा बताओ। जल के लिए अगर हम बात करें तो जल के लिए सामान्यतः जब हम कहते हैं जल का नहीं दिया है तो जल का वाष्प दाब क्या होगा, जल का वाष्प दाब अगर नहीं दिया तो हम कितना मानेंगे 760 mm ऑफ Hg, इसके इक्वल लेंगे ना। तब सिंपल सा देखो यहां पे फिर आई ही इंट्रोड्यूस करना है, क्या है 100 ग्राम जल मतलब विलायक है 100 ग्राम और जल का अणुभार होता है 18 में इतने ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट मतलब स्मॉल डब्ल्यू हो गया कितना 6.69 और कैल्शियम नाइट्रेट का अगर हम अणुभार निकालें तो 40, एक नाइट्रोजन का 14, 14 दूनी 28, 16 तीन 48, 48 दूना 96, ये हो जाएगा क्या भाई, ऑक्सीजन 3 है, 16 तीन 48, 48 का दुगना कितना हो जाएगा 96। अब इसको अगर हम ऐड करते तो 96 8 104, 124, 124 164, ये आ जाएगा 164। तो एम डैश का मान है 164 और बाकी आपको क्या पता है पी नॉट पता है, पी नॉट कितना है, पी नॉट है 760 और पी एस पता है कितना 746.9। तो अब फिर फॉर्मूला आप लगाइए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल पी एस इज इक्वल टू क्या कर देना, इस बार आई का गुणा W इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल W, बस फॉर्मूले में आई का गुणा। जब भी वियोजन संगुणन कहते जो भी फॉर्मूला है उसमें आई का गुणा करके आई निकाल लेना है। तो 760 माइनस 746.9 बटे 746.9 बराबर आई स्मॉल डब्ल्यू कितना है बेटा 6.69, कैपिटल एम 18 बटे ये कितना है 100 मतलब एम कितना है 164 और ये कितना है 100। तो अगर इसको माइनस करते तो कितना आ जाता है 15.1, ऊपर वाला 13.1
13.1 डिवाइडेड बाई 746.9 इज इक्वल टू आई इंटू, कुछ कट रहा है क्या? कुछ तो अभी नहीं कट रहा है, कटता हुआ तो नहीं दिख रहा। 2 से काट सकते हो, ये 9 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो 6.69 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 82 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आई इज इक्वल टू 13.1 इंटू 82 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर गया ये नीचे आ जाएगा, ये ठीक ऐसा। अब इसको अगर हम निकालें, कैलकुलेट करें यहां से आई की वैल्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगी 13.1 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 746.9 डिवाइडेड बाई 6.69 एंड डिवाइडेड बाई 9 विच इज 2.38 समथिंग। क्या आ रहा है ये? 2.38 आ रहा। ये आपकी आई आ गई। अब आई आ गया 2.38 और हमारे पास पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसको तोड़ कर देखो बेटा, तो ये क्या बनाएगा? Ca2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस, मतलब इसका n का मान कितना है? n का मान है 3। तो वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला लगा दो, वियोजन की मात्रा का सूत्र लगा दो। आई अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो आई कितना है? आई है 2.38 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 1.38 डिवाइडेड बाई 2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.69। कितना आएगा? 0.69। तो अगर अल्फा आया 0.69, इसका मतलब बेटा कितने परसेंट? 69%। वियोजन की मात्रा कितनी है? 69। बस यही करना है। देखो सब कुछ सेम टू सेम है, बस जब वियोजन संगुणन कहा तो हमने फॉर्मूले में किसका मल्टीप्लाई किया? आई का, और आई का मान निकाल लिया। आई का मान निकाल लोगे तो संगुणन की मात्रा भी आ जाएगी और वियोजन की मात्रा भी। बस ऐसे इसके क्वेश्चन जो 1/2 गुणांक या संगुणन की मात्रा या वियोजन की मात्रा क्वेश्चन है, वो ऐसे ही आपके हल होंगे, वो आपके ऐसे ही हल होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। कह रहा है ये है कि 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने से होने वाले हिमांक अवनमन का परिकलन कीजिए, विलयन की सांद्रता इतने मोलर है। ये तो आप कर लीजिएगा, तो बिल्कुल अच्छा इसमें क्या है? कह रहा है कि 10 ग्राम को 250 ग्राम में मिलाने से होने वाले हिमांक में अवनमन का परिकलन कीजिए। ठीक है, विलयन की सांद्रता इतनी है, मोलरता दी हुई है। ठीक है, तो आपको Ka, अब यहां पे देखो वियोजन स्थिरांक दे दिया बेटा। हाँ, ये अपने से नहीं होगा, ये हम बताते हैं। वियोजन स्थिरांक दे दिया है। चलो तो इसको देखते हैं। हमारे पास जो पदार्थ है पहले उसकी कहानी समझते हैं। CH3 CH2 CH ClCOOH। अगर ये वियोजित होगा तो क्या बनाएगा? CH3 CH2 CHClCOO माइनस एंड H प्लस। ये अगर हम इसको शुरू में मानते 0, तो अगर इसकी 1 मोल थे तो ये 0 था, तो ये 0 था। और कुछ समय बाद मान लो T डैश टाइम के बाद अगर इधर से अल्फा वियोजित हुआ तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। और सांद्रता के लिए हम क्या कर देते हैं? C से मल्टीप्लाई, यही करते हैं। और आपको पता है जो वियोजन स्थिरांक होता है, आपने 11th में साम्य अवस्था वगैरह में पढ़ा होगा, साम्य स्थिरांक पढ़ा होगा, या वियोजन स्थिरांक कैसे लिखा जाता है? तो वियोजन स्थिरांक हमेशा कैसे लिखा जाता है? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, यही लिखी जाती है। तो C से कट जाएगा एक C, क्या बचेगा? Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही बचेगा। अब हम मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो बहुत छोटा है 1 से, तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिखा जा सकता है। तो Ka बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? Ka बटे C का रूट। ये आपका अल्फा आ जाएगा, ये आपका यहां से अल्फा आ जाएगा, यहां से आपका क्या आएगा? अल्फा आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे वियोजन स्थिरांक दे दिया है। क्या दे दिया बेटा? वियोजन स्थिरांक। और जब वियोजन स्थिरांक दे दिया तो आपको यहां से वियोजन की मात्रा निकालनी होगी। तो वियोजन की मात्रा कैसे निकालते हैं ये आप लोगों ने पहले सीखा होगा, 11th क्लास में आपने सीखा होगा। ठीक है, नहीं सीखा तो अभी सीख लो। ये 1 मोल है, शुरू में जब टूटा नहीं है तो ये 0 मोल होंगे। कुछ समय बाद मान लो इसका अल्फा मोल टूटा,
तो इसके एक से एक बन रहा तो अल्फा से अल्फा बना, एक से एक बन रहा तो अल्फा से अल्फा बना, और सांद्रता के लिए हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया। वियोजन स्थिरांक क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ये वियोजन स्थिरांक होता है। और इस वियोजन स्थिरांक में अगर हम देखें तो यहाँ पे k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट के ए बाई सी। क्या हो जाएगी? अंडर रूट के ए बाई सी हो जाएगी। अब यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अल्फा का, मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है। तो के का मान कितना है? के का मान है 1.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, और ये देखो सांद्रता, ये मोलरता जो दी है, ये यही सांद्रता है, सांद्रता दी है ना 0.284। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.4 डिवाइडेड बाई 0.284, ये वैल्यू आएगी समथिंग, अल्फा इज इक्वल टू आएगा 4.9 इंटू 10⁻³ तो इसको हम कुछ ऐसा कर दें क्या, 49 इंटू 10⁻⁴, तो अल्फा क्या आ जाएगा? 7 इंटू 10⁻², जिसको आप लिख सकते हैं 0.07। ये आपका अल्फा का मान आ गया। ये आपके किसका मान आ गया बेटा? अल्फा का मान। अब अगर अल्फा का मान आ गया तो क्या आप यहां से आई निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? हमने बताया था वियोजन के लिए, वियोजन के लिए जब आई निकालना होता है तो आई का फॉर्मूला कुछ ऐसे बना देते हैं, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। अब देखो ये कितने आयनों में टूट रहा? 2 आयनों में, तो इसका n कितना होगा? 2 होगा। इसका n कितना होगा? 2। जितने आयनों में टूटा वही n का मान, तो यहां से i का मान क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा कितना है? 0.07, 2 माइनस 1, तो 1 प्लस 0.07, तो i कितना आ गया? i आ गया यहां से, यहां से जो i आ जाएगा, i बराबर हो जाएगा 1.07। ये आपके i का मान आ गया 1.07। ये आपके i का मान आ गया। किसका मान आ गया बेटा? i का मान आ गया। अब i आ गया, अब फॉर्मूला लगा दो कौन सा? डेल्टा टी एफ बराबर i इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बाई एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो क्या कह रहा है? हिमांक में अवनमन निकालिए, तो डेल्टा टी एफ निकालना है। आई है 1.07, के एफ कितना है? के एफ है 1.86, स्मॉल डब्ल्यू कह रहा है 10 ग्राम को 250 ग्राम में, तो स्मॉल डब्ल्यू 10 है, गुणे 1000 बटे एम डैश अभी हमने नहीं निकाला और ये 250 है। एम डैश निकालने के लिए इसका अड़वार निकालना पड़ेगा। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो 12 चौके 48, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5, 1 6 और 1 7। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 16 दूनी 32, क्लोरीन 1 है 35.5, जोड़ डालू 48 और 32 कितना हो जाएगा? 80, और 35 में 7 जोड़ोगे तो 42.5, तो 80 और 42.5 कितना हो जाएगा? 122.5। तो ये आपका अड़भार आ गया 122.5। 250 से इसको काटोगे 4 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.07 इंटू 1.86 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 122.5। यही आपका है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.65 केल्विन या डिग्री सेल्सियस, जो आप कहना चाहो। ये आपका डेल्टा टीएफ आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा सा कहानी, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे आपको वियोजन की मात्रा दी थी, वियोजन की मात्रा से अल्फा निकालना था, अल्फा निकालकर फिर यहां से अल्फा की सहायता से आई निकालना था, फिर आई का मान फॉर्मूले में रखकर आपको कैलकुलेट करना था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है ना? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये चलो, ये भी वियोजन पर आधारित क्वेश्चन है, वॉन टॉप गुणांक पर आधारित क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे। कह रहा है एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड का डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब क्या होता है बेटा? डेसीमोलर का मतलब जिसकी मोलरता 1/10 हो, घोल 300 केल्विन पर इतना % विघटित होता है, तो घोल के परासरण दाब की गणना कीजिए। चलो भाई साहब, तो अगर हमारे पास पोटेशियम, पहले और जो चीजें हैं वो लिख लो, छोटी छोटी चीजें। आपको सांद्रता दी है, सांद्रता कितनी है? 1/10 मोलर, ये सांद्रता दे दी।
300 केल्विन ताप, तो ताप आपको दिया है 300 केल्विन पर 50% विघटित हो रहा है। अल्फा का मान दिया 50%, मतलब 0.5। घोल के परासरण दाब की गणना करनी है और आपको आर का मान जूल में दिया है। आर का मान किस में दिया है? जूल में दिया हुआ है। तो जूल में दिया हुआ है तो इसको क्या कर लीजिए आप, केल्विन में लीटर एटीएम में चेंज करके रखेंगे ना, जूल में तो रखेंगे नहीं। 0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। भाई इसको वैल्यू तो आप किस में रखेंगे? लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल में ही रखेंगे, जूल में तो रखेंगे नहीं। अब आप ध्यान से समझिएगा, पदार्थ कौन है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो टूटेगा तो क्या बनाएगा? 4K प्लस प्लस FeCN होल 6 4 माइनस। तो बेटा इसका n कितना है? इसका n है 5, इसका n कितना है? 5। तो I निकाल सकते हैं क्या? I कितना होगा? I हो जाएगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो 1 प्लस अल्फा कितना है? अल्फा है 0.5 और n कितना है? 5 माइनस 1। तो 1 प्लस 0.5 इंटू 4 और 5 के 20, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। मतलब I का मान कितना आ गया? I का मान आ गया 3। अब क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा। पाई इक्वल टू आई आर सी इंटू टी। आई का मान है 3, आर का मान 0.0821, इसका मान 300, सी का मान है 1/10 और इसका मान है 300। 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 0821 गुणे 90, 9 से गुणा करो, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 की 88 लेख, 9 8 72 1 73 है ना। तो 7.389 एटीएम यही आपका आंसर हो गया बस। तो सिंपल सा आपको क्या करना था, ये जो वियोजन की मात्रा दी थी उससे आई निकालना था और आई का मल्टीप्लाई करके बस खत्म कर देना था, क्वेश्चन हो गया। इतनी सी कहानी थी। तो आई वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको कि आई वाले क्वेश्चन होने कैसे हैं, आई के क्वेश्चन करने कैसे हैं? ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क देके जाते हैं। अब ये होमवर्क आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हिंट हम दे दे रहे हैं। हिंट क्या दे दे रहे हैं? एक विलयन जिसमें इतने ग्राम बेंजोइक अम्ल इतने ग्राम बेंजीन में घुला है, ठीक है। तो इतने ग्राम, ये स्मॉल w हो गया। हम क्वेश्चन आपको बता के जा रहे हैं, सॉल्व आप अपने से करिएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको हम खुद से करने के लिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं। लगभग आई के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए, तो अब ये क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं। ग्राम बेंजीन में घुला है तो विलायक के हिमांक से इतने डिग्री नीचे ताप पर जमता है। मतलब ये आपको दिया है डेल्टा TF का मान। ये किसका मान दिया है? ये दिया है डेल्टा TF का मान, हिमांक में अवनमन दे दिया। बेंजीन का हिमांक इतने डिग्री सेल्सियस व गलन की गुप्त ऊष्मा इतने कैलोरी प्रति ग्राम है। तो देखो बेटा, आपको हिमांक दिया है TF 5 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज कर लेना 278 केल्विन, और गुप्त ऊष्मा कैलोरी पर ग्राम में दिए तो LV दिया है कितना? 30.1 कैलोरी प्रति ग्राम। तो फॉर्मूला आपने वो KF का लगाया था ना, KF इक्वल टू क्या होता है? RTF स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 LF। ये LF है ना, हिमन की गुप्त ऊष्मा है ना, ये गलन की गुप्त ऊष्मा LF है। तो LF है तो यहां पे रख देना, ये कैलोरी 2 कैलोरी होता है और ये कितना है? 278 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1000, और LF का मान कितना दिया? 30.1। तो यहां से KF आ जाएगा। बस कह रहा बेंजोइक अम्ल आभासी अणुभार द्विअणु बना रहा तो n बराबर 2 ले लेना। द्विअणु बना रहा तो n बराबर क्या ले लेना? 2। फॉर्मूला यही लगाना, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू कैपिटल W। यहां से I निकाल लेना, और जब I आ जाएगा तो संगुणन की मात्रा का फॉर्मूला लगा देना। कौन सा? अल्फा इक्वल टू n I माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n, और n का मान 2 है। क्यों? क्योंकि द्विअणु बना रहा। तो बस वहां से KF निकालना, KF निकाल के W स्मॉल w दिया, कैपिटल W दिया, और बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं C6H5COOH। इसका अणुभार बता दे 12 7 84 84 6 90 और 16 32 122। तो इसका अणुभार भी हम बता दे रहे हैं, M डैश 122 होगा। स्मॉल w आपका कितना हो जाएगा? स्मॉल w आपका 0.2965 है, और आपका कैपिटल W जो है वो कितना है? वो आपका है 20.27 है।
तो विलायक के हिमांक से इतने पर जमता है, तो बेंजीन का हिमांक कितना है वो KF निकाल लो। KF हमने निकाल ही दिया, कैसे करना है, बस ये करना रहेगा बस। तो यहां से आज की क्वेश्चंस की सेवा यहां से हो जाती समाप्त, है ना। तो ये क्वेश्चंस की सेवा आज की आपकी हो गई समाप्त। जितने होमवर्क थे वो सारे होमवर्क हमने कर लिए, है ना। लगभग शायद एक क्वेश्चन ये बचा, क्या एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। कह रहा मानव रक्त का औसत परासरण दाब इतने डिग्री पर इतने बार है। तो तब परासरण दाब कितना दिया है, 7.8 बार दिया हुआ है, और ताप कितना दिया है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अगर केल्विन में चेंज करते तो कितना हो जाता, 310 केल्विन। NaCl के जलीय विलयन की सांद्रता क्या होगी, तो सिंपल से लगाओ पाई इक्वल टू ISCT। NaCl है तो NaCl टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस 2, तो I का मान दो, मान लो पूर्ण वियोजन हो रहा है, हम मान लेते हैं पूर्ण वियोजित हो रहा है, तो पूर्ण वियोजित हो रहा तो I का मान दो। परासरण दाब कितना दिया 7.8, S का मान कितना होता है 0.0821, C का मान निकालना है, T कितना है 310, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, C बराबर क्या हो जाएगा 7.8 अपॉन 2 इंटू 0.0821 इंटू 310, यही हो जाएगा। 2 से काट देते कितना आ जाता 3.9, तो सिंपल से क्या हो जाता, अब यहां से 3.9 डिवाइडेड बाई, इसको 39 बना लो, 39 डिवाइडेड बाई 0.821 इंटू 310, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, हम बता रहे हैं आपको, 50 और ये लगभग 300, तो 1/6 और 6 से काटते तो 1/6, ये 0.16 मोल आना चाहिए। देखो लगभग हम इसको आपको अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट करना सिखाते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। देखो ये जो 0.0812 है ना, इसको लिख सकते हैं 1/12, और ये 310 है, 1/12 ऊपर गुणा करोगे तो ये लगभग कितना है 4, तो 12 चौके 48 और बटे 310। अब देखो ये 48 लगभग 50 है और ये लगभग 300 है, थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, तो कितना आ गया 1/6, और 1/6 आ गया तो 1 और 4 बचा 6। ये देखो अप्रोक्सीमेशन से कितना आसानी से क्वेश्चन हल हो रहा है ना। तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन तेजी से कर लेते हैं। अब ये सब आपकी कैलकुलेशन तेज होगी तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये 0.0821 को 1/12 लिख सकते हैं, 12 ऊपर गुणा होगा 3.9 मतलब लगभग 4 है, तो 12 चौके 48 और नीचे 310, तो 48 को हमने लगभग मान लिया 50, 310 को थोड़ा कम करके लगभग मान लिया 300, 50/300 1/6, 1/6 का मान लगभग है, तो लगभग मान कितना है यही है। देखो बस हो गया खत्म। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वांटाप गुणांक, समगुणन की मात्रा, वियोजन की मात्रा वाले सारे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आपका काम क्या है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा आपकी चीजें बेहतर तरीके से तैयार होंगी। तो विलियन चैप्टर यहां से हो जाएगा खत्म, और अब हम लोग जो है आज शाम की क्लास में लाइव क्लास जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वैद्युत रसायन का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म, फिर मिलते हैं शाम की क्लास में। ठीक, फिर चलिए चलते हैं, कहानी को करते हैं खत्म। और भी चीजें आप, हाँ एक चीज और है, जो भी डाउट होगा आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा तो हम देख लेंगे, तो उसको अगर जो समरी लेक्चर आपका लिया जाएगा उस समरी लेक्चर में हम लोग क्लियर कर लेंगे उस चीज को। ठीक है, तो एक अभी समरी लेक्चर चैप्टर को होगा, तो जिन बच्चों ने लेट से ज्वाइन किया है, जो बच्चे अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे, पहले वो पूरे शुरू से वीडियोस को देख डालें, सारी चीजें रिवाइज कर लें, क्लासरूम में कराए गए क्वेश्चंस को जरूर से नोट्स में लिखें, प्रैक्टिस अच्छे से ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, इतना कर लीजिए तो आपके लिए सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।